नमस्कार। आज हम फिजिक्स की दुनिया के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने वाले हैं। जी हाँ, फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। ये वो नियम हैं जो बताते हैं कि आखिर कोई भी चीज क्यों और कैसे मूव करती है। तो चलिए इस बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को ना साथ मिलकर समझते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे फोर्स के एकदम बेसिक आइडिया से। उसके बाद हम देखेंगे सर आइजैक न्यूटन के वो 3 फेमस लॉज जिन्होंने सच में हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। और हाँ, आखिर में एक क्विक रेफरेंस शीट भी है जो एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये फोर्स है क्या? मतलब सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है। कह सकते हैं कि मोशन की पूरी कहानी का ये पहला और सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, अगर हम फिजिक्स की टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में बात करें तो फोर्स क्या है? ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है, मतलब बाहर से लगाया गया कोई जोर, एक धक्का या खिंचाव की तरह। इसका काम क्या है? ये किसी भी चीज की स्टेट को या तो बदल देता है या फिर बदलने की कोशिश करता है। अब वो चीज चाहे रुकी हुई हो या एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, फोर्स ही वो चीज है जो सब कुछ बदल सकता है। अच्छा, इसको और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। फोर्स असल में बस एक नज है, एक पुश या पुल। जैसे एक फुटबॉल अपनी जगह पर ही पड़ी रहेगी, है ना, जब तक कोई इसे किक नहीं करता, मतलब एक पुश नहीं देता। या फिर सोचिए एक शॉपिंग कार्ट, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई उसे पकड़कर अपनी तरफ नहीं खींचता, यानी एक पुल नहीं लगाता। हमारे चारों तरफ हर एक्शन में यही तो हो रहा है, सिंपल सा पुश और पुल। तो सवाल यह है कि ये फोर्स आखिर कर क्या क्या सकता है? अरे बहुत कुछ कर सकता है। ये एक रुकी हुई चीज को चला सकता है, एक चलती हुई चीज को रोक सकता है, किसी की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, और तो और उसका डायरेक्शन भी बदल सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फोर्स किसी चीज का शेप भी बदल सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, वो टूथपेस्ट की ट्यूब। जब हम उसे दबाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्स लगाकर उसका शेप ही तो बदल रहे हैं। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किताब टेबल पर रखी है, ठीक है। अब ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और टेबल उसे ऊपर की तरफ पुश कर रही है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, एकदम इक्वल, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नेट फोर्स हो गया 0। ये हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। और नतीजा, कोई मोशन नहीं, किताब वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी के खेल में क्या होता है? एक टीम ज्यादा जोर से खींचती है। यहां फोर्सेस बराबर नहीं है, ये हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और इसका रिजल्ट, ऑब्जेक्ट यानी रस्सी एक तरफ एक्सेलरेट करने लगती है। तो ये तो समझ आ गया कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस चीजों को एक्सेलरेट कराते हैं। पर तब क्या होता है जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स हो ही ना, मतलब जब नेट फोर्स 0 हो? इसका जवाब हमें मिलता है न्यूटन के पहले नियम से, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का पहला लॉ बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी करंट स्टेट में ही रहना चाहता है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में चलती ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स आकर उसे बदलने पर मजबूर ना कर दे। इसको और आसान शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्ट्स ना बड़े जिद्दी होते हैं, उन्हें चेंज बिल्कुल पसंद नहीं। फिजिक्स में इसी जिद्दीपन को कहते हैं इनर्शिया। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया यानी उसकी जिद भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है। उसे हिलाना या रोकना एक साइकिल के मुकाबले कई कई ज्यादा मुश्किल है। वैसे इनर्शिया को हम अपनी रोज की जिंदगी में 3 तरह से फील करते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब रुकी हुई बस अचानक चलती है तो हम पीछे की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि बस तो चल पड़ी, पर हमारी बॉडी वो अपनी जिद यानी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में ही रहना चाहती है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। जब चलती बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारी बॉडी वो मोशन में ही रहना चाहती है। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब कार तेजी से मुड़ती है तो हम बाहर की तरफ क्यों धकेले जाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहती थी। ये सब इनर्शिया का ही खेल है। तो पहला नियम हमें बताता है कि जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता तब क्या होता है। अब न्यूटन का दूसरा नियम हमें बताएगा कि जब फोर्स होता है तब क्या होता है। इनफैक्ट ये हमें फोर्स को मेजर करने का, उसे नापने का एक तरीका भी देता है। अच्छा, दूसरे नियम को समझने से पहले ना एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो है मोमेंटम।
मोमेंटम को आप क्वांटिटी ऑफ मोशन कह सकते हैं, मतलब किसी चीज में कितना मोशन है। और ये सिर्फ उसकी वेलोसिटी पर नहीं, बल्कि उसके मास पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला है P = m/v। इसे ऐसे सोचिए, किसी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है। एक तेज साइकिल को रोकना आसान है, पर उतने ही तेज ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा है। और अब आता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ फोर्स और मोमेंटम के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है, अ बिट मोर स्पेसिफिक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगाए गए अनबैलेंस्ड फोर्स के। चलिए अब देखते हैं कि इस एक स्टेटमेंट से फिजिक्स का सबसे फेमस फॉर्मूला कैसे निकल कर आता है। ठीक है, तो इस फेमस इक्वेशन को डिराइव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी mv - u डिवाइडेड बाय t। स्टेप 2, सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इसी चीज के, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल mv - u डिवाइडेड बाय t। अब स्टेप 3, जरा ध्यान से देखिए, ये जो v - u डिवाइडेड बाय t है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अरे हाँ, ये तो एक्सेलरेशन a का फॉर्मूला है। तो स्टेप 4 में हम इसे a से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब हमारे पास है फोर्स प्रोपोर्शनल m × a। और आखिर में स्टेप 5, जब हम यूनिट्स को सही तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k 1 बन जाता है और हमें मिलता है फिजिक्स का सबसे पावरफुल फॉर्मूला, F = m × a। चलिए अब इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल है, एक क्रिकेटर तेज गेंद को कैच करते वक्त अपने हाथ पीछे की तरफ क्यों खींचता है? सोचिए जरा। इसका जवाब न्यूटन सेकंड लॉ में ही छिपा है। देखिए, जवाब इस फॉर्मूला में ही है, फोर्स = चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो गेंद आ रही है उसका मोमेंटम तो फिक्स्ड है और उसे 0 पर लाना ही है। फील्डर के कंट्रोल में क्या है? वो है टाइम। हाथ पीछे खींचकर वो गेंद के मोमेंटम को 0 करने का टाइम यानी t बढ़ा देता है। और जब फॉर्मूला में डिनोमिनेटर यानी टाइम बढ़ता है तो ओवरऑल फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाता है। सिंपल, लेस फोर्स मींस लेस इंपैक्ट और हाथ में चोट भी कम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम की तरफ। ये नियम एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताता है कि फोर्सेस कभी अकेले नहीं आते, वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। आपने ये सुना ही होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये शायद न्यूटन का सबसे फेमस कोड है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, आप किसी भी चीज को बिना छुए टच नहीं कर सकते। मतलब अगर आप दीवार पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी उसी वक्त आप पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाती है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके एग्जाम्पल्स तो हर जगह हैं। जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे पुश करते हैं, यह है एक्शन, और जमीन हमें आगे पुश करती है, यह है रिएक्शन। जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक गोली को आगे पुश करती है, एक्शन, और गोली बंदूक को पीछे पुश करती है, रिएक्शन, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। और यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा 2 अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम का ही एक बहुत पावरफुल रिजल्ट है, जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब बदलेगा नहीं। आसान भाषा में, किसी टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम और टक्कर के बाद का टोटल मोमेंटम बराबर होगा। मोमेंटम बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, गायब नहीं होता। तो हमने फोर्स और न्यूटन के तीनों लॉज के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक क्विक रेफरेंस शीट में पैक कर लेते हैं, जो एग्जाम के टाइम स्पेशली न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत मदद करेगी। ये टेबल एक तरह से हमारी चीट शीट है। देखिए, इसमें फोर्स, मोमेंटम और एक्सेलरेशन के की फॉर्मूलाज हैं, साथ में उनकी एसआई यूनिट्स भी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला भी है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये टेबल बहुत जरूरी है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लें। और जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है तो फिर कोई भी चीज मूव कैसे करती है?
वो फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए, है ना? इसका जवाब इस बात में छुपा है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स किन दो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी क्लियर कर देगा।